देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा था मौलिक अधिकार। पहले मौलिक अधिकार के बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाते हैं। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। अब यहाँ देखिए, प्रश्न बनता है मौलिक अधिकार का वर्णन किस भाग में किया गया है। तो मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया भाग संख्या 3 में, ये हमने बता दिया था। अब प्रश्न बनता है मौलिक अधिकार को किस आर्टिकल में रखा गया है। तो मौलिक अधिकार को आर्टिकल संख्या यानी कि अनुच्छेद संख्या 12 से लेकर के 45 में इसका विवरण दिया गया है। अब प्रश्न आता है मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिए गए हैं। ये तो ये लिए गए हैं आपके अमेरिका यानी कि यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। अब बात आती है इसे क्या कहते हैं, इसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। प्रश्न बनता है किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भाग संख्या 3 को क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो हम लिख सकते हैं इसे क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा। इसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। जो मैग्ना कार्टा एक फ्रांस का शब्द है, ये एक प्रकार का अधिकार पत्र होता है। प्रश्न बनता है ये इन्हें नैसर्गिक अधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं, नैसर्गिक अधिकार। हालांकि इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया था, नैसर्गिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो अधिकार जन्म के तुरंत बाद ही मिल जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, नैसर्गिक अधिकार कहा जाता है। इतना हमने पढ़ लिया था। साथ ही साथ हमने आर्टिकल संख्या 12 पढ़ ली थी। आर्टिकल संख्या 12 में क्या दिया गया है, राज्य की परिभाषा दी गई है। और हमने क्या पढ़ लिया था, आर्टिकल संख्या 13। आर्टिकल संख्या 13 में हमने पढ़ा था कि राज्य कोई भी इस प्रकार का कानून नहीं बनाएगी जिससे मौलिक अधिकारों का क्या हो, हनन हो या मौलिक अधिकारों को क्षति पहुंचे। तो हम कह सकते हैं 13 में क्या था, अल्पीकरण। आर्टिकल संख्या 13 किसका काम करता है, लगाम का काम करता है। अगर कोई भी इस प्रकार का कानून बना दिया जाएगा जिससे कि लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को क्या कर देगा, रद्द कर देगा। साथ ही साथ हमने पढ़ा था जो मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं। मौलिक अधिकार पहले 7 प्रकार के थे लेकिन वर्तमान में 6 प्रकार के हैं। ये भी हमने देखी चर्चा किया था। आर्टिकल संख्या 12 और 13 तो हमने ये पढ़ लिया है। 14 से लेकर के 18 ये आपका था समानता का अधिकार। समानता का अधिकार 19 से लेके 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल संख्या 23 से लेके 24 इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से लेके आर्टिकल संख्या 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद में आर्टिकल संख्या 29 और 30 इसमें शिक्षा एवं संस्कृति का संरक्षण, शिक्षा एवं संस्कृति का संरक्षण, ये भी हमने पढ़ा था। साथ ही साथ हमने पढ़ा था आर्टिकल संख्या 31। ये क्या है, वर्तमान में इसको हटा दिया गया, वर्तमान में इसे हटा दिया गया है। ये था क्या, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको क्या कर दिया गया है, अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अगर आप 12 से लेकर के 35 में ही रखोगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, मौलिक अधिकार हो जाएगा। इसलिए इसे यहाँ से हटा करके आर्टिकल संख्या 300 के कम में इसको रख दिया गया है। अब यहाँ देखिए आर्टिकल संख्या 32, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहने का तात्पर्य ये है, अगर इनमें से किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप आर्टिकल संख्या 32 का प्रयोग करके सीधा रुख कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का, और आर्टिकल संख्या 226 के तहत जा सकते हैं
यानी कि अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट। ये हमने कल पढ़ लिया था। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ लिया था 14 से 18 समानता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल संख्या 14 में हमने पढ़ा था। इसमें दो बातें कही गई थी, यानी कि विधि के समक्ष समानता पहली, और दूसरी विधि के समक्ष समान संरक्षण। जो विधि के समक्ष समानता थी ये लिया गया था ब्रिटेन के संविधान से, और विधि के समक्ष समान संरक्षण ये लिया गया था अमेरिका के संविधान से। ये हमने पढ़ लिया था। साथ ही साथ इसमें दो अपवाद भी हमने पढ़े थे कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर जो विधि के समान संरक्षण है, इसमें हमने पढ़ा था राष्ट्रपति और राज्यपाल को इसमें क्या कर दिया गया था, इन्हें इससे बाहर रखा गया था, क्योंकि आर्टिकल नंबर 72 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है क्षमादान की शक्ति, और आर्टिकल संख्या 361 के तहत राज्यपाल को अधिकार है क्षमादान की शक्ति। इसलिए फौजदारी मामलों में मुकदमा राष्ट्रपति और राज्यपाल पर नहीं चलाया जा सकता है। हालांकि दीवानी मुकदमों पर चलाया जा सकता है, लेकिन दीवानी मुकदमों के लिए इनको 2 महीने पहले यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल को सूचित करना होगा। ये हमने पढ़ लिया था 14। अब आर्टिकल संख्या 15 में हमने पढ़ा था कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ 5 चीज़ें उसमें आपको याद रखनी है। जाति हो गया, धर्म हो गया, लिंग हो गया, जन्म स्थान हो गया और मूल वंश हो गया। इनके आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल संख्या हमने 16 में पढ़ा था लोक नियोजन में समानता। इसका मतलब है जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं उनमें सभी नागरिकों की क्या होगी, समान सहभागिता होगी, लेकिन उसके लिए पात्र होना आवश्यक है। यानी कि जो वैकेंसी जो निकली है उसके लिए ग्रेजुएशन मांगा है या 12th मांगा है, आपके पास पात्रता है नहीं, आप पढ़े हो नहीं हो, या आपकी योग्यता 10th है, पर आप कहोगे कि हमारा आर्टिकल नंबर 16 कहता है लोक नियोजन में समानता। तो ये भी पॉइंट जो है आपको ध्यान में रखना है। यानी कोई वैकेंसी निकलती है तो उसके आपको नॉर्म्स पूरे करने पड़ेंगे, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 17 में हमने पढ़ा था अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत। आर्टिकल नंबर 17 में पढ़ा था। आर्टिकल संख्या 18 में हमने पढ़ा था उपाधियों का अंत। ये कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल संख्या 19। कहने का तात्पर्य ये है आर्टिकल संख्या 19 से 22, इसमें क्या कहा गया, स्वतंत्रता का अधिकार। तो आज हम इसे पढ़ लेते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल संख्या 19 से लेके 22 तक। अब यहाँ जो स्वतंत्रता है ये भी पहले 7 प्रकार की थी, लेकिन वर्तमान समय में ये कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के हैं। चलिए इसके बारे में हम देख लेते हैं। अनुच्छेद संख्या 19 का पहला का ए, इसमें कहा गया है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब यहां समझिए, भाषण हो गया और अभिव्यक्ति, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। यानी भाषण अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है, लेकिन अभिव्यक्ति भाषण के अंतर्गत नहीं आती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो भाषण है ये एक संकुचित शब्द है और ये अभिव्यक्ति है ये एक व्यापक शब्द है। तो आप इसे इस प्रकार से समझिएगा, अभिव्यक्ति का मतलब होता है आप अपने भावों को या अपने विचारों को किसी दूसरे के सामने प्रकट करना, चाहे वो आप लिख के प्रकट कर सकते हो, यानी अगर आप उससे नहीं बोल पा रहे हो तो आप लिख सकते हो, लिख के प्रकट कर सकते हो, या इशारों में बता सकते हो। कुछ लोग होते हैं कि 2 आंसू टपका दिए तो उससे बहुत कुछ उन्हें पता लग जाता है कि हाँ कि व्यक्ति परेशान है। तो ये भी क्या है, ये भी एक तरह की अभिव्यक्ति ही है। ठीक है, तो इसे हम देखिए लिख लेते हैं।
भाषण देने की स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता, या फिर इसे ही हम बोल सकते हैं बोलने की स्वतंत्रता, या लिखने की स्वतंत्रता, लिखने की स्वतंत्रता, RTI यानी राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी किसी के बारे में जानने का हमारे ऊपर क्या है, अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन। साथ ही साथ नोटा, नन ऑफ द एबव, जब चुनाव होता है तो उस समय ये भी हमारे पास अधिकार है, अगर जो भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं अगर उनमें से कोई भी हमारे पसंद का नहीं है या कोई भी प्रत्याशी हमें अच्छा नहीं लग रहा है तो हम नोटा को प्रेस कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, राष्ट्र ध्वज को फहराने की स्वतंत्रता, यानी कि जो हमारा हमारा तिरंगा है हम लिख सकते हैं झंडा, यानी कि तिरंगा है इसको फहराने की स्वतंत्रता, या पुतला फूंकने की स्वतंत्रता, यानी कि जब लोग विरोध दर्ज कराते हैं किसी भी व्यक्ति के प्रति या किसी भी नेता के प्रति तो उसका क्या दहन करते हैं, पुतला। तो ये भी हमारा क्या है, अधिकार है। आर्टिकल संख्या 19 के पहले के ए में ये आता है। यानी कि देखने को मिलता है कभी कभी जो चुनाव होता है या मान के चलिए मैच होता है तो उसमें इंडिया जीत जाती है तो लोग अपने पीठ पर या अपने यहाँ गालों पे तिरंगा झंडा को लगा लेते हैं या अवहारे होकर के उस पर तिरंगा बना लेते हैं, या किसी भी पार्टी का चुनाव हो रहा है या पार्टी कोई भी जीत जाती है तो जो उस पार्टी का चुनाव चिन्ह होता है वो बना लेते हैं या कटिंग करा लेते हैं उसी प्रकार की। ये सारी सारी चीज़ें क्या हैं, ये हैं आपकी अभिव्यक्ति, क्या है, अभिव्यक्ति। और चूंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ लेते हैं। आर्टिकल संख्या 19 का पहले का बी। हालांकि देखिए इसको रोका भी जा सकता है अगर हमारे देश की एकता या देश की अखंडता या देश की स्वायत्तता, यानी कि इस पर अगर कोई भी आंच आती है तो इसको क्या हो सकता है, राज्य रोक सकता है। यानी कि इस प्रकार का भाषण नहीं देना है कि जिससे कि हमारे देश की अखंडता को क्या हो, ठेस पहुंचे। समझ में आया? यानी कि इस प्रकार का हम जहर नहीं उगल सकते हैं। हालांकि बोलने की स्वतंत्रता है लेकिन अपने मर्यादा में रहते हुए, ये नहीं है किसी व्यक्ति से कुछ भी उल्टा सुल्टा बोलने लगे। आर्टिकल नंबर 19 का हवाला दे करके हमको सर ने यही पढ़ाया था में, लेकिन अपनी मर्यादाओं में रहते हुए, क्योंकि फिर वहाँ से दूसरे व्यक्ति का भी तो मौलिक अधिकार है। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, आर्टिकल संख्या 19 के पहले के बी, इसमें दिया गया है सभा करने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता। देखिए शांतिपूर्वक तरीके से आप सभा का आयोजन कर सकते हैं, लेकिन ये कतई नहीं है कि रोड पर बैठ गए, क्योंकि हमें ये अधिकार मिला हुआ है कि हम कहीं पे भी सभा कर सकते हैं, लेकिन सभा के लिए एक प्लेस दिया जाता है, एक स्थान होना चाहिए जिससे कि दूसरे व्यक्तियों का मौलिक अधिकार का हनन ना हो। शांतिपूर्वक तरीके से यानी कि बिना हथियार लिए हुए हम सभा का आयोजन कर सकते हैं। जो लिख सकते हैं हम बिना हथियार के, बिना हथियार के। अब देखिए आर्टिकल संख्या अगला देख लेते हैं। 19 के फर्स्ट का सी, 19 के फर्स्ट के सी में कहा गया है संगठन बनाने की स्वतंत्रता, यानी कि हम अपना संगठन भी बना सकते हैं। संगठन बनाने की स्वतंत्रता। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे किसान संगठन हो गया, किसान यूनियन एकता हो गई,
या छात्र संगठन हो गया और मजदूर संगठन हो गया। यानी कि आप अपना अपना संगठन बना सकते हो, यानी कि अपना संगठन बनाने के लिए आप क्या हो, स्वतंत्र हो। ये भी हमारा क्या है, मौलिक अधिकार है। यानी कि हमें क्या है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है हमें। लेकिन इस प्रकार का हम संगठन नहीं बना सकते हैं। मान के चलिएगा आतंकवादी संगठन बना लिया है ना, तो फिर क्या होगा, फिर राज्य उस पे क्या लगा देगी, रोक लगा देगी। यानी हम ये नहीं कह सकते हैं कि आर्टिकल संख्या जो अनुच्छेद 19 का फर्स्ट के सी में दिया गया है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, कि आप इस प्रकार का संगठन बनाने लग जाओ, तो ये हम नहीं बना सकते हैं। यानी कि एक मर्यादा में रह के ही हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए आर्टिकल संख्या 19 के फर्स्ट के डी में, इसमें दिया गया भारत में कहीं पे भी भ्रमण करने की स्वतंत्रता। भारत में कहीं भी भ्रमण करने की स्वतंत्रता। भ्रमण करने की स्वतंत्रता यानी कि भारत में आप कहीं पे भी घूम सकते हो, कहीं पे भ्रमण कर सकते हो, लेकिन कुछ जगहों को छोड़ करके जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल अंडमान निकोबार में सेंट्रली जनजातीय क्षेत्र में चले जाओ, तो वहाँ पे आपकी हिफाजत के लिए ही आपको वहाँ पे जाने नहीं दिया जाता है। नहीं तो जो जनजातियाँ हैं वो आपको क्या कर देंगी, ख़त्म कर देंगी, है ना। इतनी खतरनाक जनजातियाँ होती हैं। फॉर एग्जाम्पल सेंट्रली जनजाति है आपकी अंडमान निकोबार की, कुछ जनजातियाँ नागालैंड में हैं, तो वहाँ पे आपकी हिफाजत के लिए यानी कि आपकी सेफ्टी के लिए वहाँ पे नहीं जाने दिया जाता है। बाकी का आप भारत में कहीं पर भी भ्रमण कर सकते हैं, कहीं भी आप घूम सकते हैं, ये भी आपकी क्या अधिकार है। अब देखिए आर्टिकल संख्या 19 का पहले का ई देख लेते हैं। अनुच्छेद संख्या 19 के पहले का फर्स्ट का ई, देखिए फर्स्ट के ई में कहा गया है कि आप भारत में कहीं पे निवास की स्वतंत्रता है। भारत में आप कहीं पे भी जाके बस सकते हो, अपना ज़मीन खरीद सकते हो, वहाँ पे अपना मकान बना सकते हो, वहाँ पे आराम से अपना जीवन यापन कर सकते हो। तो लिख देते हैं भारत में कहीं पर भी बसने की स्वतंत्रता। भारत में कहीं भी निवास की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता। फॉर एग्जाम्पल आप उत्तर प्रदेश के हो, आपको यहाँ नहीं अच्छा लग रहा है, आप महाराष्ट्र रहना चाहते हो, तो बिल्कुल आप रह सकते हो, रहने के लिए आप स्वतंत्र हो। आर्टिकल संख्या 19 का फर्स्ट का ई आपको ये स्वतंत्रता देता है कि आप भारत में कहीं पर भी आप बस सकते हो। आपका मन कर रहा है कि मान के चलिए आपको झारखंड में बसना है या बिहार में बसना है, यानी कि भारत के कहीं पर भी या किसी भी राज्य में आपको वहाँ रहना है, तो आप इजीली वहाँ पे अपना मकान बना सकते हो, वहाँ पे आप अपनी ज़मीन खरीद सकते हो, वहाँ पे आप रह सकते हो। चलिए आप देखिए आगे देख लेते हैं आर्टिकल संख्या 19 के फर्स्ट का डी, सॉरी एफ आएगा, इसके बाद आएगा एफ। हालांकि इसे अब क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि इसे अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसमें था संपत्ति का अधिकार, क्या था, संपत्ति का अधिकार। अब देखिए इसे ख़त्म कर दिया गया है क्योंकि सरकार के सामने समस्या आ रही थी। इसे ख़त्म कब किया गया था, 44वां संविधान संशोधन 1978। आप याद ऐसे कर सकते हो, 4 और 4 कितने होते हैं, 8 होते हैं, तो बस 1978 इस प्रकार से आप याद कर सो, 4 4 78 1978 में उस समय सरकार थी मोरारजी देसाई की। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में हुआ। फिर इसे क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार, संपत्ति का अधिकार है, इसे अब क्या बना दिया गया है, कानूनी अधिकार। इस बात की हमने चर्चा की थी, यानी कि जो मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार में क्या अंतर होता है। जो मौलिक अधिकार होता है उससे हमें उस अधिकार को, यानी मौलिक अधिकार को हमसे कोई नहीं छीन सकता है, चाहे वो सरकार हो या कोई भी अन्य व्यक्ति हो। लेकिन जो कानूनी अधिकार है
उस अधिकार को कोई सरकार तो हमसे ले सकती है, लेकिन कोई अन्य व्यक्ति उससे हमसे नहीं ले सकता है। चलिए समझ लेते हैं। समस्या उत्पन्न ये हो रही थी उस समय कि सरकार को रेलवे ट्रैक बिछाना है या सड़क बनवानी है, तो उस समय जिन लोगों का खेत बीच में आ जाता था, रास्ते में जो ज़मीन आ जाती थी, ज़मीन या उनका खेत आ जाता था, तो लोग जो है अपनी ज़मीन देने से मना कर देते थे, क्योंकि ये मौलिक अधिकार था। जैसे मान के चलिएगा ये रोड बन रहा है और किसी का यहाँ पे आ गया खेत, अब वो नहीं देना चाहता है, वो कहेगा आप सड़क को यहाँ से घुमा के ले जाओ। इससे सरकार का बहुत लॉस होता था। तो फिर संविधान में संशोधन कर दिया गया, तो जो संपत्ति का अधिकार था, क्योंकि कानूनी अधिकार था, तो लोग कहाँ चले जाते थे, सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे या फिर हाई कोर्ट चले जाते थे, क्योंकि ये मौलिक अधिकार था। मौलिक अधिकार को तो कोई सरकार भी नहीं ले सकती है। तो फिर इसे क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। लेकिन अब वर्तमान में इसको सरकार ले सकती है आपकी संपत्ति को, लेकिन जो उसकी जो ज़मीन होगी आपकी, उसका वैल्यूएशन होगा, उसके आधार पे आपको मुआवजा दिया जाता है। आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे देख लेते हैं 19 के फर्स्ट का F। इसे अब क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। ये था आपका संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। अब इसे क्या बना दिया गया है, कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार। ये आपको याद रखना है कि इसको कब बनाया गया था कानूनी अधिकार, 44 में संविधान संशोधन करके 1978 में बनाया गया था। लेकिन अब इसे किस अनुच्छेद में जोड़ दिया गया है, कानूनी अधिकार आर्टिकल संख्या 300 के काम में इसे जोड़ दिया गया है। अब अगला देख लेते हैं, आर्टिकल संख्या 19 का फर्स्ट का F के बाद G। इसमें देखिए कहा गया है कि भारत में कहीं पर भी व्यापार करने की स्वतंत्रता, हम लिख सकते हैं व्यापार करने की स्वतंत्रता। अब यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि आप बिल्कुल व्यापार कर सकते हैं, लेकिन व्यापार आपका लीगल होना चाहिए। ये नहीं है कि व्यापार करने लग गए, सो दिमाग में आ गया खुरापात, चलिए तमंचा का व्यापार करते हैं या कट्टा बनाते हैं, बंदूक बनाते हैं, इनको सप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें अधिकार मिल ही गया है आर्टिकल संख्या 19 का G। लेकिन जो व्यापार होना चाहिए वो व्यापार लीगल होना चाहिए। अगर आप इस प्रकार का कोई भी कृत्य करते हो, हथगोला बनाने लग जाओगे, फिर वहाँ कौन आ जाएगा, राज्य, यानी कि पुलिस भी क्या है, राज्य है, फिर आपको क्या कर लिया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो हमेशा यानी कि जो व्यापार होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, लीगल व्यापार होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमारा जो स्वतंत्रता का अधिकार था, आर्टिकल संख्या जो 19 के जो सब क्लॉज थे वो हमने पढ़ लिए हैं। तो एक बार इनका हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। आप लोग देखिए याद कैसे करेंगे। देखिए आर्टिकल संख्या 19 का फर्स्ट का A, इसमें दिया गया था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब इसके B में दिया गया था सभा करने की स्वतंत्रता, यानी कि पहले सभा करने की स्वतंत्रता। अब C में दिया गया है संगठन बनाने का स्वतंत्रता, संगठन बना सकते हो। इसके D में दिया था आपका भ्रमण करने की स्वतंत्रता, भारत में आप कहीं पे भी भ्रमण कर सकते हो। E में दिया गया था निवास की स्वतंत्रता, भारत में कहीं पे भी आप क्या कर सकते हो, निवास कर सकते हो, यानी बस सकते हो, बसने की स्वतंत्रता। F आपका क्या है, खत्म कर दिया गया है। फिर G आपका क्या बचा, G यानी कि व्यापार करने की स्वतंत्रता। 1 2 3 4 5 6, पहले कितने थे आपके, 7 थे, वर्तमान में कितने, 6 हैं। आपको ये याद हो गए होंगे। पहले में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पहले जो प्रारंभ में आप क्या करते हो, किसी से बातचीत करते हो, बोलते हो, अपने भावों को व्यक्त करते हो। दूसरे में जब बोलने लग जाते हो तो आप सभा का आयोजन करने लग जाते हो, छोटी छोटी सभाएं करते हो दूसरे नंबर पर। तीसरे में जब सभाएं जारी हो गई फिर संगठन बनाने का प्रयास किया जाता है। तीसरे पे संगठन हो गया, संगठन बन गया तो भारत में आप कहीं भी भ्रमण कर सकते हो। चौथे पे
5वें नंबर पे जब भ्रमण कर सकते हो जहाँ पे आपको अच्छा लगे, आपने भ्रमण किया भारत का, जहाँ आपको अच्छा लगा वहाँ पे आप निवास कर सकते हो, यानी कि आप बस सकते हो, वहाँ पे अपना मकान बना सकते हो, सेटल्ड हो सकते हो। उसके बाद अगला है, जब वहाँ पे आप निवास करने लग जाओगे तो आपकी जीविकोपार्जन के लिए कुछ ना कुछ तो कार्य करना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी व्यापार कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अब इसके बाद आर्टिकल संख्या 20 अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।